यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड मी जेई नीट में। आज हम पढ़ने वाले हैं मासलेस पुली और मासलेस स्ट्रिंग में या मासलेस रॉड में टेंशन कैसे वेरी करती है। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ी सी थ्योरी है जो बहुत आगे काम आएगी, है ना। काम तो आएगी हर चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, हम लॉन्च करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लास्ट में पता पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में आपको दो होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आपने किसी ने भी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताया, तो खाली लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ से सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में। तो उससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, उसमें 10 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का, ये 3 और ये 5 kg का। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये पूरा सिस्टम जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक स्ट्रिंग से नहीं है भैया, ये तो बहुत सारे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मैं बताता हूँ एक कैसे। जहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहीं पे एक ब्लॉक है और वहीं से दूसरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है। सही बात है। इसका अपोजिट एक केस देखो, ये जैसे ये स्ट्रिंग है, ये जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पे एक पुली है, वहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो अलग अलग आएगा, पर इसमें जो आएगा एक्सेलरेशन सेम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमने एक्सेलरेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा था, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलाने वाला फोर्स यहाँ पे कितना होगा, ये देखिए, यहाँ पे चलाने वाला फोर्स होगा 100 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे होगा 20 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे रोकने वाला फोर्स कितना होगा 50। तो यहाँ से हम जब ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 110 माइनस 50 अपॉन A इज इक्वल टू, है ना, A इज इक्वल टू 110, ये मल्टीप्लाई में माइनस 50 अपॉन 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर आया क्या आपका। एक बार चेक कर लेना अगर आपने सॉल्व किया और आंसर लिखना भूल गए हो तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है। इस पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। हमको क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यानी हर एक ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। अलग अलग एक्सेलरेशन क्यों होगा ये समझ में आती है बात, क्योंकि एक बात बताओ, ईच ब्लॉक का देखो, ये वाला ब्लॉक जो है ये ऊपर भी जा रहा होगा, है ना, और इस वाली स्ट्रिंग की वजह से या तो ये ऊपर भी जा रहा होगा या नीचे भी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप से वेरिएशन आता है। तो एक बार अगर आपने ट्राई नहीं किया था तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लो, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसके FBD बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में 80 न्यूटन लगेगा, ये आपको बात समझ में आती है ना। यहाँ पे कितना लगेगा, देखो ये 80 न्यूटन लगेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 80 न्यूटन लगेगा, इतना समझ में आया। यहाँ पे कितना लगेगा 160 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी कितना लगेगा 160 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये 80 प्लस 80, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 160 लगना जरूरी है। इस पे लगेगा 100 न्यूटन नीचे, क्यों, वेट ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे लगेगा 20 नीचे और यहाँ पे लगेगा 40 नीचे। यहाँ पे भी 80 लग रहा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 80 लग रहा है तो इन दोनों में बराबर फोर्स होगा तभी बैलेंस होगा। इसमें कितना लगेगा 40,
इसमें लगेगा 40। इतना समझ में आया? देखो अभी हमने खाली टेंशन पे जो फोर्स है इसकी वजह से उसको बैलेंस किया और यहाँ पे मास वाला लिख दिया, मास की वजह से जो फोर्स आएगा, है ना। इस पे यहाँ पे 40 लग रहा होगा ऊपर और यहाँ पे भी 40। ये शायद थोड़ा छोटा लिखा है, चलो दिख रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 तो A1 पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? देखो 160 ऊपर लग रहा है और 100 नीचे लग रहा है, तो आपको ऐसी फील आती है कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो है वो ऊपर है। तो 160 माइनस 100 अपॉन टोटल मास इस ब्लॉक का कितना हो गया? 10। ये आ गया हमारा A1। A1 यहाँ से कितना आ गया? A1 आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A2 की बात कर लेते हैं। ऊपर 40 नीचे 40, 40 माइनस 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू A2 0। समझ में आया क्यों? क्योंकि ऊपर भी 40 लग रहा है और नीचे भी 40 लग रहा है, तो ये रेस्ट में रहेगा। हमको नहीं चिंता करनी है कि ये स्ट्रिंग की वजह से ऊपर जा रहा होगा नीचे, हमको सिर्फ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, FBD बनाना आना चाहिए और बस अपने आप जो है काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, A3 का नेट एक्सेलरेशन ऊपर आएगा या नीचे? ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि F नेट जो फोर्स आएगा इस पर, नेट फोर्स आएगा वो ऊपर की साइड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू A3। ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आती है इतनी बात? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्मूथ ग्राउंड है यानी फ्रिक्शन एब्सेंट है। मास m, लेंथ l, ये एक पॉइंट P है, यहाँ से l/4 डिस्टेंस पे एक रॉड है। ये हमको क्या करना है? फाइंड टेंशन इन रॉड एट पॉइंट P। चलिए इसको ट्राई करिए जितने नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में ऐसा एक सिस्टम है, ये जो बॉक्स है ये 40 kg का है और ये मैन का मास जो है ये 60 kg का है। आगे क्वेश्चन में लिखिए, आगे क्वेश्चन में द मैन इज होल्डिंग और द मैन इज पुलिंग the string or rope to pull himself, to raise himself and box with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, विद हाउ मच फोर्स ही हैज टू पुल द रोप, विद हाउ मच ऑफ फोर्स ही हैज टू पुल द rope। सेकेंड है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन बाय द बॉक्स, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन बाय द बॉक्स। चलिए, आपने वो वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर। चलो, तो इसमें हम क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले इसके ये कहना क्या चाहता है ये हम जान लेते हैं। एक रॉड है, जैसे मार्कर मान लो रॉड है, इसको हम खींचेंगे, है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरे पे फोर्स लगेगा, हाँ, तभी तो ये अगर जैसे ये खींचेंगे तो यहाँ से ये अलग हो जाता है ना। तो मैंने तो यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा होगा ना, तो वो फोर्स हमको निकालना है कि इस P पॉइंट पे टेंशन फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, है ना। तो ये 3L/4 लेंथ की है, तो हम अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये L/4 की है। यहाँ पे फोर्स नहीं दिया, F मान लो, है ना, फोर्स F था। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पर टेंशन होगा इस डायरेक्शन में, और इधर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो F फोर्स है वो हमको निकालनी है टेंशन, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मास m है ना, तो ये वाला मास कितने का हो जाएगा, m/4, और ये कितने का हो जाएगा, m 3m/4 का। फोर्सेस हमको पता है, मास हमको पता है, हमको एक्सेलरेशन में हमको क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है ना। तो दो वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी नोन नहीं है और टेंशन भी नोन नहीं है, तो दो इक्वेशन बनेगी। तो पहले इस पे बना लेते हैं, फिर इस पे बना लेंगे। तो F माइनस टी इज इक्वल टू m/4 इंटू ए, पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी T इज इक्वल टू 3m/4 इंटू ए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma, ये आ गया। अब यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं ma की वैल्यू डाल के। यहाँ से कितनी आ जाएगी ma की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ma माइनस टी इज इक्वल टू ma/4, यहाँ से आ जाएगी 3ma/4 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3ma/4। ma क्या है, फोर्स, है ना। यहाँ पे ये ma को हम रिप्लेस कर देते हैं मान लो F से, तो
तो टेंशन कितना आ गया यहाँ पे, T इज इक्वल टू 3/4F। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि 3L/4 लेंथ बाद, है ना, कितनी लेंथ बच जाती है, 3/4L। और यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, लेंथ के प्रोपोर्शन में। यहाँ से जितना जितना आगे जा रहे हैं उतना उतना कम होता जा रहा है वो, है ना, यहाँ से जितना जितना बढ़ रहे हैं उतना उतना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे L/4 कम हुआ तो यहाँ पे फोर्स कितना कम हो गया, F/4। यहाँ पे जो टेंशन है वो कौन सा फोर्स है, टेंशन जो फोर्स है यहाँ आके 0 हो जाएगा, है ना। पूरी फोर्स यहाँ पे निकालो अगर तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे टेंशन इस वाले पार्ट पे। तो हमने यहाँ से एक चीज़ और देखी कि जो टेंशन होती है किसी भी मास वाली स्ट्रिंग में या रॉड में किसी में भी, वो किसके प्रोपोर्शन में होती है, लेंथ के प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लो जितना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो सिस्टम है इसमें एक बॉक्स है 40 kg का, एक मैन है 60 kg का, पुली है, और यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी दे रखी है ना। एक और दे रखा है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। अब यहाँ पे हमको पूछा है विद हाउ मच फोर्स ही हैज़ टू पुल द रोप। यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा कुछ, तो फोर्स पूरी स्ट्रिंग में जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे ये मासलेस है सब, वो मास वाला था, यहाँ पे कोई मास नहीं दिया हुआ है तो हम इसको मासलेस मानेंगे। यहाँ पे फोर्स आ जाएगा F, यहाँ पे भी फोर्स आ जाएगा F। कैसे, पूरी स्ट्रिंग में F लग रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल फोर्स, है ना। तो ये जो फोर्स हो जाएगा, ये टोटल जो फोर्स लगेगा, ये जो पूरा सिस्टम है ये किस फोर्स से ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे। इसका FBD जब बनाएंगे ना तो ऐसे ही बनेगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फोर्स लगेगा तो वो तो स्प्रेड होके यहीं पे जाएगा ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी तो ऐसे ही करते थे। समझ में आया क्या? 400 न्यूटन आएगा इसकी वजह से और 600 न्यूटन आएगा इसकी वजह से। नहीं समझे? देखो ये क्या कर रहा है, विद हाउ मच फोर्स ही हैज़ टू पुल द रोप, है ना। तो ये फोर्स इस पे लगाएगा तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो यूनिफॉर्मली पूरी स्ट्रिंग के अलोंग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी फोर्स जो है हमको इस सिस्टम पे बनाना है। हम जो FBD बना रहे हैं इस सिस्टम पे बना रहे हैं, तो इस सिस्टम पे यहाँ पे फोर्स लगेगा और यहाँ पे ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना। तो इंटरनल फोर्स हम काउंट नहीं करते, ठीक है। इंटरनल फोर्स हम काउंट कब नहीं करते, जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं पूरे सिस्टम का, क्योंकि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का दिया हुआ है, ये ऊपर जा रहा है। चलो अब यहाँ से एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। इसका मास प्लस इसका मास का जो फोर्स है ना, कैपिटल mg प्लस mg इज इक्वल टू m प्लस ma। यहाँ पे जो आएगा एक -2f भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है और ये 2f, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है हमने क्या किया है, नीचे वाली साइड को पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है तो हम इसको नेगेटिव में डालेंगे। समझ रहे हो ना? समझ में आया क्या? हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डलेगा ना। देखो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। क्यों? 400 प्लस 600 -2f इज इक्वल टू 100 इंटू -2। समझ में आई इतनी बात? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव का है तो इधर आके पॉजिटिव का, तो 1200 अपॉन 2 इज इक्वल टू f।
F कितना आ गया 600 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा था विद हाउ मच फोर्स ही हैज टू पुल द रोप। सेकेंड पार्ट में जो एफबीडी बनाएंगे इसमें पूछा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन बाय द बॉक्स। तो कितने से पार्ट का एफबीडी बनाएंगे? सिर्फ मैन का। तो सिर्फ मैन का एफबीडी हम यहाँ बना लेते हैं। एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा F, ये स्ट्रिंग की वजह से। एक इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल, एक उसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी। कितना आएगा ये 600। N प्लस F माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। समझ में आया? F की वैल्यू कितनी है 600, F की वैल्यू कितनी है 600, तो 600 माइनस 600 हो गए कैंसिल। N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 120 न्यूटन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखना लेक्चर ख़त्म होने के बाद। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, है ना। फिर आप इसको जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो एक बार नोट्स को आप रिवाइज़ करेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो फिज़िक्स के आपने जो मैंने एग्जांपल्स करवा रखे सिर्फ वो कर लेना, तो आपके फिज़िक्स में 99% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो थ्योरी अगर आपने एक बार रिवाइज़ कर ली, ये एग्जांपल एक बार अच्छे से कर लिए, और फिर शीट तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्वेश्चंस की होती है वो, है ना। ये तीन चीज़ें कर ली तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। चलो तो आगे लिखो, हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ हमने देख लिया था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। आगे हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी continues to be in the state of rest or in uniform motion. Every body continues to be in rest or in uniform motion until and unless a net external force is applied to it. Until and unless a net external force is applied to it. ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नोट डाल के लिखो, कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। वापिस से एक बार बोल देता हूँ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन until and unless a net external force is applied to it. Net external force is applied to it. चलिए, नोट में था cause of change in motion is force. अगली हेडिंग डालो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is proportional to the force applied. अभी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो m इंटू वी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ क्या कहता है,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। चलो, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, है ना। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt। अगर आपको लीनियर मोमेंटम नहीं पता है तो अभी बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू, अब एक कांस्टेंट लगाया 1 इंटू एम डी एम वाई डी टी। अब m तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो m बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? dv बाय dt फोर्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू dv बाई dt को हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन। ये हो जाता है हमारा यहाँ से डिराइव। ये तो हमको पहले भी पता था। हम जो पहले पता था वो हमको पता था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये क्या है? फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी तो हम स्केलर में पढ़ते थे क्योंकि सिंगल मोशन इन 1D वगैरह में बात करते थे। अब क्या है? अब ये 3D में आएगा, ठीक है। तो आगे एक डायग्राम बनाओ। यहाँ से क्या आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 1 वेक्टर प्लस फोर्स 2 वेक्टर प्लस फोर्स 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ गए? चलो, ये चीज़ आगे हमारे काम आएगी। अब आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जा रहे हैं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो छोटी सी हेडिंग डाल लो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आपको वैसे तो पता ही है, हम ये बहुत छोटी क्लासेस में 9-10 में पढ़ ही लेते हैं। चलिए, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लीजिए ये ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। तो ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इधर भी F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस फोर्स है इसका अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। तो हमेशा ये याद रखना है कि बैलेंस फोर्स जब भी होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। वाइस वर्सा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो कहाँ पे? बैलेंस फोर्स के अंडर में है। अगला है अनबैलेंस फोर्स। ये एक ब्लॉक है मास m का, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2। मान लेते हैं F1 जो है ग्रेटर देन F2 है। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? F1 माइनस F2 अपॉन m। यानी ये 0 नहीं आया इस केस में। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स में एक एक्सेलरेशन जरूर आएगा, या अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो वो बॉडी किसके अंडर में है? अनबैलेंस्ड फोर्स के। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार आप।
ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। अब जो है ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, हम थोड़ी, वैसे तो आपने होमवर्क कर ही लिया है सी सेक्शन का, अगर नहीं किया है तो एक बार ये वाला पढ़ने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। चलो तो अब लिखो इसमें आगे, नेट फोर्स ऑन मासलेस, लिखो नेट फोर्स on massless object is always 0। massless का मतलब क्या हो गया, m is equal to 0। कैसे, ऐसे देखो, एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, एफ नेट किसके फॉर्मूला जो होता है m इंटू ए, यहाँ पे m ही 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो गया 0। समझ में आता है, ठीक है। चलो अगली हेडिंग डालो, मासलेस पुली। इसको इरेज करता हूँ मैं, मासलेस पुली। massless pulley। मासलेस पुली में क्या होगा, जैसे यहाँ पे टेंशन आ रही है टी मान लेते हैं, जैसे हमने इसको यूज़ कर चुके हैं हम, है ना, तो इस वाली स्ट्रिंग में भी टी आएगी टेंशन, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं यहाँ पे T2 है और यहाँ पे भी T2 है। अब हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है, T और T2 में, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 T2, यहाँ पे कितनी है T। इस वाली स्ट्रिंग में सेम होनी चाहिए टेंशन, तो T इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 T2। बस यही था, ये हम यूज़ कर चुके हैं बहुत बार, पर यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी सब तो आपको आता ही है, अपन ने इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये यहाँ पे बस इतना सा लिखने के लिए हमने इसको बनाया था। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया, अगर यहाँ पे T3 लिख दें, है ना, तो T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा 2T। समझ गए, ऐसे ही हमने यूज़ कर ही रखा है, आपको पता ही है ये। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार। अगला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अगला एक क्वेश्चन लिख लो। अब जो आज के लेक्चर में जैसा मैंने कहा था आपको कि आज बेसिक बातें करेंगे, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-4 हम करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखो क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है ये, इससे टफ वाला हम करके आ चुके हैं।
फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग इफ टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, इसको फिफ्थ मान लो, बाकी ये स्ट्रिंग तो सेम ही है, इस सेगमेंट को हमने फिफ्थ नाम दे दिया है। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग इफ टेंशन इज फर्स्ट स्ट्रिंग इज टी। टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग इज टी। फाइंड टेंशन इन ऑल। चलिए, तो फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन है टी, हमको बाकी सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना। तो हमने एक पढ़ा था कि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज, अलोंग द मासलेस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे भी टी हो जाएगी, ये टी है, ये टी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2t। यहाँ पे भी 2t। तो हमारी सेकंड वाली स्ट्रिंग में कितनी हो गई, सेकंड वाली स्ट्रिंग में हो गई t, थर्ड वाली में हो गई 2t, फिफ्थ वाली भी सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ फिफ्थ वाली में भी क्या हो जाएगी, 2t, और यहाँ पे 2t है और यहाँ पे 2t है, तो फोर्थ वाली में कितनी हो जाएगी, 4t। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, तो हमने इससे टफ वाले क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, या एक इसको थ्योरी के हिसाब से लिख लो। क्वेश्चन नहीं है ये, इसको पॉइंट बना के लिख लो। अभी हमने एक रॉड वाला क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, उसको देखो एक बार आप, उसमें क्या था और अभी जो मैं बना रहा हूँ उसमें क्या है। रॉड वाला क्वेश्चन था, उसमें मास वाली रॉड थी और ये मासलेस रॉड है। ये एक पॉइंट है 1 और एक ये पॉइंट है 2। पॉइंट 2 और पॉइंट 1, ये m मास का ब्लॉक है, मासलेस रॉड है। अब इसमें बताओ कि जो टेंशन आएगा पूरी रॉड में वो सेम रहेगा क्या, सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, या क्या रहेगा। टेंशन एट 1 मेरे को बता दो, टेंशन एट 1 क्या होगा और टेंशन एट 2 क्या होगा। दोनों बराबर होंगे क्या। टेंशन एट 1 क्या आएगा, m इंटू जी, और टेंशन एट 2 भी क्या आएगा, m इंटू जी। वहाँ पे मास वाली रॉड थी, यहाँ मासलेस रॉड है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही यहाँ पे होगा। अब रॉड लो चाहे स्ट्रिंग लो, बात तो एक ही है, स्प्रिंग ले लो, मासलेस है जब तक, कुछ भी ले लो, है ना। अगर वो रिजिड बॉडी क्या है वो बाद में बताऊंगा। अगर वो एक बॉडी है जो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है ना, तो भले ही वो रॉड लो चाहे स्ट्रिंग लो, अगर वो मासलेस है तो पूरे में जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। उसमें जो पॉइंट लिखा था हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, उसमें यही तो लिखा था, टेंशन अलोंग ए मासलेस स्ट्रिंग और रॉड इज कांस्टेंट। रॉड नहीं लिखा है तो रॉड भी ऐड कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। सेक्शन डी जो है हमारा इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में अभी एनएलएम में जो आपका इक्विलिब्रियम है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है वो हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। सबसे बढ़िया चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। आप यहाँ से पढ़ते चलो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स मैं कह रहा हूँ आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं जो करवा रहा हूँ वो करते चलो, है ना। आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी करवा देंगे। रिजिड बॉडी डायनामिक्स जेईई या नीट के 5% बच्चों को अच्छे से आता है, सिर्फ 5% बच्चों को। बाकी किसी से भी पूछ लेना, रोटेशन रिजिड बॉडी डायनामिक्स किसी को नहीं आता। उन 5% में मैं आपका नाम ऐड करवा दूंगा। अभी हम करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसको इरेज करता हूँ।
नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस है एफ नेट जो है वो क्या होंगे ज़ीरो। एफ नेट जो होंगे वो क्या होंगे ज़ीरो। एफ नेट ज़ीरो होंगे, इसका क्या मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा ज़ीरो और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर है तो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तब हम उसको इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो एफ एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका समेशन इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा समेशन ऑफ एफ वाई डायरेक्शन में ज़ीरो कॉमा समेशन ऑफ जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है समेशन ऑफ जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो भी कितने होंगे ज़ीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1, मास इसका एम ही मान रखा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है सारे फोर्सेस। हमको दे रखा है द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा और आपको इस स्कोरिंग बनाने के लिए आज सीख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे है ना, इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा mg। हमको बाकी जितने भी फोर्सेस है ना, इसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, है ना। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, हमको फाइंड करना है टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। एक टेंशन आएगी यहाँ पे T1 मान लेते हैं, एक आएगी यहाँ पे T2 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला हो जाएगा T1 cos 30, इधर जो फोर्सेस आएगा इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा T1 sin 30। इक्विलिब्रियम में यानी नेट फोर्स जो है ज़ीरो है, जो Fx का जो समीशन ऑफ फोर्सेस है वो ज़ीरो है, Fy का समीशन ज़ीरो है, Fz का ज़ीरो है। यहाँ पे तो 2D है तो Fx प्लस Fy ज़ीरो होगा। Fx में कौन से दो फोर्स है ये, Fy में कौन से फोर्स है ये। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कोई बता सकता है, इस वाली स्ट्रिंग में, इस वाली स्ट्रिंग में हो जाएगी mg और यहाँ पे भी mg। समेशन इन Fx इज इक्वल टू ज़ीरो। Fx में समेशन T2 प्लस
एक सेकेंड, T2 इधर पॉजिटिव, तो T2 माइनस T1 cos 30 इज इक्वल टू 0 और T1 sin 30 माइनस mg इज इक्वल टू 0। यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू mg। T1 की वैल्यू आ गई 2mg, T1 की वैल्यू आ गई 2mg, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी √3mg। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या कर दिए 0, हॉरिजॉन्टल वाले को ऐड करके 0, वर्टिकल वालों को ऐड करके 0। हमारे आ गया T1 आ गया, T1 आ गया और T2 भी आ गया। हमको क्या फाइंड करना था, T1 और T2। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। पहले तो सेक्शन बी और सी अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना। अब जो आपने डिमांड की कि क्वेश्चन सॉल्विंग लेके आओ, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास में होमवर्क कर देंगे और अगले दिन उसको डिस्कस करेंगे, फिर अगले दिन क्लास होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगी और आपकी थ्योरी भी साथ के साथ चलती रहेगी। तो आपको आज जो होमवर्क करना है वो मैं आपको और बता देता हूँ। ये तो पिछली क्लास का होमवर्क था, सेक्शन बी और सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में। हमको क्वेश्चन की शीट कहाँ से मिलेगी, तो अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, ऑल पीडीएफ्स एंड लिंक्स के नाम से, है ना। उस लिंक को खोलिए, आपको एक स्प्रेडशीट मिलेगी, उसमें चैप्टर वाइज हर लेक्चर का हाइपर लिंक बना के वहाँ पे आपको प्ले वाले बटन पे क्लिक करना है। लेक्चर 1 देखना है तो प्ले कर दो, उसका होमवर्क डिस्कशन देखना है तो होमवर्क वाले जो वहाँ पे बना हुआ है उस पर क्लिक कर दो, आपको लेक्चर वहीं से खुल जाएगा। वहाँ पे आपको शीट्स मिल जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और बहुत कुछ है वहाँ पे, तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं बताता हूँ आपको। तो आज आप कर सकते हो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और पार्ट 4 में कर सकते हो आप, पार्ट 4 में कर सकते हो 7, 8 और 9। आप इसको करके रखो, इसका डिस्कशन हम अब इतना सा 4-5 क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे अगले में, तो अगले वाले का लेक्चर 3 और लेक्चर 4 जो आएगा उसका जो होमवर्क होगा उसका डिस्कशन हम एक ही साथ कर लेंगे। अभी तक आपका टोटल होमवर्क क्या है मैं आपको वापस बता देता हूँ। जो साथ का साथ हमारे करना चाहता है उसके लिए एक और मौका, है ना। अभी लेक्चर 1 का भी होमवर्क नहीं आया है तो आप वो भी कर सकते हो और फिर देख लेना सॉल्यूशन। लेक्चर 1 में हमने दिया था सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए, पार्ट 2 में सेक्शन ए। लेक्चर 2 में दिया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी कॉमा सी और 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी कॉमा सी। ये लेक्चर 2 का है, लेक्चर 1 का है और ये लेक्चर 3 का है आज का। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया है तो पहले लेक्चर 1 का कर लो, है ना, लेक्चर 2 का करना फिर 3 का करना, क्योंकि जो सीरीज में आएगा होमवर्क तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेरे को उम्मीद है कि आप काम करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करना को थोड़ा सीरियसली लेंगे। आपके लिए स्ट्रेटेजी भी आ रही है 2023 वालों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।